नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि अविश्वसनीय है, बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। ऐसा भी होता है, ये मुझे भी पहली बार ही पता चला है। ऐसे ऐसे लोग इस धरती पर हैं जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं। तो ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखेंगे और कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है सुरेश की। सुरेश और उनकी पत्नी ललिता, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते थे। इनकी शादी इनके घर वालों की मर्जी से हुई थी और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। घर वाले भी खुश थे क्योंकि ये दोनों खुश थे। ललिता पूरे घर का बहुत ख्याल रखती थी। घर में मम्मी पापा और एक छोटी बहन थी। अब पूरी फैमिली बहुत अच्छे से थी। 4 साल अच्छे से बीतते हैं। सुरेश गांव में ही काम करता था और उसने कई जगह अप्लाई कर रखा था, शहर में भी, क्योंकि पढ़ाई उसने बहुत अच्छी की थी। फाइनली वो दिन आता है जब सुरेश को शहर में एक अच्छी जॉब मिल जाती है। अब सुरेश घर वालों से पूछता है कि मुझे तो अब शहर जाना पड़ेगा, तो क्या मैं जा सकता हूँ? तो उनके पापा ने बोला कि बेटा, अगर इतनी अच्छी तुम्हें नौकरी मिली है तो तुम्हें तो जाना चाहिए। ललिता भी खुश होती है और सुरेश वहाँ से चला जाता है। अब ललिता गांव में ही रहती है और अपने सास ससुर की सेवा करती है। छोटी नंद थी, वो भी बहुत प्यारी थी। ललिता सबकी सेवा बखूबी करती थी। एक दिन उनकी सासू माँ कहती हैं सुरेश से फ़ोन पे कि बेटा, ऐसा है कि बहू का भी मन करता है, कभी कभी उसे भी ले जाओ, वहाँ घुमा दो, और अगर कोई रूम अच्छा ले रखा है तो उसे तुम ले जाओ, यहाँ पर मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। लेकिन सुरेश बात को टालता रहा। पर क्यों? 1 साल तक वो अकेला वहाँ रहा था शहर में। उसके बाद से पता नहीं उसका प्यार ललिता की तरफ से थोड़ा कम होता जा रहा था। ललिता ये चीज़ें समझ रही थी लेकिन अब कुछ कर नहीं सकती थी। पर धीरे धीरे ये चीज़ें और बढ़ गईं। एक दिन उनकी सासू माँ ने ज़बरदस्ती ललिता को शहर भेज दिया और कहा कि तुम सुरेश के साथ ही रहना। अब जैसे ही ललिता सुरेश के घर पहुंचती है, सुरेश एकदम से चौंक जाता है क्योंकि उसने वहां पर एक दूसरी पत्नी कर ली थी, मतलब एक दूसरी शादी कर ली थी। जैसे ही ललिता को ये पता चलता है, ललिता बहुत ज़्यादा दुखी होती है। पर सुरेश कहता है घर में किसी को मत बताना, अगर घर में पता चलेगा तो फिर तुम इस घर में नहीं रह पाओगी। ललिता कुछ नहीं बताती है, लेकिन एक दिन ललिता का भाई आया था और उसे सब कुछ पता चल जाता है। और जब वो देखता है कि दोनों सौतन एक ही घर में रह रही हैं, वैसे तो उसकी जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम प्रिया था। प्रिया ललिता को बिल्कुल नापसंद करती थी और उससे तो ढंग से बात भी नहीं करती थी, नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। लेकिन ललिता कुछ भी नहीं बोलती थी, बस वो यही सोचती थी कम से कम मैं अपने पति के साथ तो रह रही हूँ। लेकिन ललिता का जब भाई गांव गया, उसने उनके सास ससुर से पूरी बात बताई। उनके सास ससुर अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं और सुरेश अपने पापा मम्मी से भी बदतमीजी से बात करता है, जिस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और एक दिन खबर आती है उनके पिताजी की मौत हो जाती है। इसलिए इन सबको गांव जाना पड़ा और गांव जाने के बाद सुरेश की उनके माँ से भी बहुत झगड़ा हुआ और उसके बाद कुछ दिनों बाद उनकी माँ की भी डेथ हो जाती है। अब ये लोग शहर चले जाते हैं वापस, अपनी छोटी बहन को भी ले लेते हैं क्योंकि वो गांव में कैसे रहती, तो वो भी चली जाती है। ललिता को थोड़ा आराम हो गया था क्योंकि उसकी जो नंद थी वो ललिता को बहुत पसंद करती थी। ललिता उसी के सहारे अब जीना चाहती थी। ललिता को कोई बच्चा नहीं हुआ था, शायद कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रिया प्रेग्नेंट थी। ललिता प्रिया की बहुत केयर करती है, बल्कि प्रिया तो उसे झटक दिया करती थी। अब उसकी जो नंद थी उसका नाम था नंदिनी। नंदिनी का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया जाता है, वो स्कूल चली जाती है। इसी बीच एक दिन प्रिया पता नहीं खाने में क्या मिलाती है, जिस वजह से ललिता की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसकी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ चलने लगी थी। सुरेश काम के सिलसिले में बाहर चला जाता था 2-2 3-3 दिन के लिए। सुरेश को तो कुछ पता ही नहीं रहता था। एक दिन अचानक से उसके घर में ही ललिता की मौत हो जाती है। उस वक्त नंदिनी घर में नहीं थी और वो
उसका क्या करती है ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। अब कहानी आगे बढ़ती है 2 साल पहले नंदिनी की एक फ्रेंड थी, उनके घर आती है। प्रिया नंदिनी को पसंद करती थी क्योंकि वो उसकी भी नंद थी। तो नंदिनी अब प्रिया को अपनी भाभी बहुत अच्छे से बोलती थी और उतना ज़्यादा प्यार तो नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी भाभी तो थी ही। तो उसकी फ्रेंड आती है और दोनों फ्रेंड अपने रूम में बातें किया करती थी और रहती थी। वो शहर घूमने आई थी। अब नंदिनी कॉलेज में थी, इस वजह से ये बड़ी हो चुकी थी। तो उसकी फ्रेंड जब 2-3 दिन रुकने के लिए आई थी, तो ये लोग रात में जब सोने के लिए जाते थे तो इनकी जो माँ थी प्रिया, वो कह देती थी कि जो नीचे वाला कमरा है पीछे वाला, उस कमरे में कोई मत जाना। अब उसकी फ्रेंड से भी बोला था, लेकिन उसकी फ्रेंड को ये अजीब लगा। ऐसा क्यों? पहले तो उसने पूछा कि क्या वो स्टोर रूम है? तो नंदिनी कहती नहीं, स्टोर रूम तो नहीं है, वो बड़ी माँ का रूम है, जो मेरी बड़ी भाभी माँ है उनका रूम है। लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई हैं, और शायद उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी तो वो यहाँ से चली गई हैं, तो उनका रूम लॉक कर दिया गया है। तो उसकी फ्रेंड कहती है अच्छा। अब रात का समय आता है, खाना वाना खा करके सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब ये लोग टहल रही थी रात में, बाहर बालकनी गई। बालकनी से नीचे जब जाने लगी, गेट के बाहर जा रही थी कि ग्राउंड में बाहर झूला लगा था, तो उसकी फ्रेंड कहती है चलो हम लोग झूले में बैठ करके बातें करेंगे। तो नंदिनी और उसकी फ्रेंड दोनों लोग झूले पर झूल रही थी बाहर। उसके बाद उसकी फ्रेंड कहती है कि जो एक खिड़की थी, तो कहती है उस खिड़की के अंदर कोई मुझे दिखा है। नंदिनी कहती है हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो रूम मेरी भाभी माँ का है और उस रूम में तो कोई रहता ही नहीं। उसमें तो तुमने भी देखा था कि ताला बंद है। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने देखा है, शीशे से परछाई दिख रही थी, अंदर कोई है। क्या तुम्हारी माँ ने मतलब भाभी माँ ने मतलब कुछ ऐसा तो नहीं किया जो गलत हो? तो प्रिया कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी इन्हें मैं भाभी माँ नहीं बोलती हूँ, ये सिर्फ भाभी हैं। भाभी माँ तो मेरी बड़ी भाभी थी, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई वो। इतनी बात होती है, इसके बाद ये दोनों अंदर आने लगती है, लेकिन इनकी फ्रेंड को कुछ अजीब लगता है। तो वो प्रिया से मतलब बात करना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि ये आंटी ऐसा क्या है, लेकिन प्रिया अपने रूम में थी। तो उसने कहा वैसे भी वो मतलब थोड़ा अजीब सी अकड़ में रहती थी, तो उससे बात करना उसने ठीक नहीं समझा। तो ये दोनों अपने रूम में जाती हैं। रात के लगभग 1 बजे नंदिनी की फ्रेंड को प्यास लगती है, पानी पीने के लिए बाहर निकलती है, और जैसे ही उस रूम के बगल से निकल रही थी, हाथ में बोतल थी, तो वो उसे मतलब कुछ रोने की आवाज़ आती है। तो वो दरवाजे पे कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी, आखिर अंदर कौन है। उसे लगा शायद किडनैप करके किसी को रखा हो। तो जैसे ही कान लगाती, अचानक से कोई उसे अंदर खींच लेता है। अब वो अंदर जाती है तो देखती है एकदम अंधेरा था और एक कोने में एक औरत बैठी है, उसके बाल खुले हैं और बहुत ज़्यादा रो रही है। वो उसे देख करके वो एकदम से चीखती है और वहीं बेहोश हो जाती है। नंदिनी थोड़ी देर बाद जब उठती है तो देखती है कि उसकी फ्रेंड वहाँ नहीं है। तो वो ढूंढते हुए जब भाभी माँ के कमरे के पास जाती है, तो देखती है कि वहाँ पर उसकी फ्रेंड बेहोश पड़ी है। उसमें मतलब पानी की बोतल तो उसने ले रखी थी उसकी फ्रेंड ने, तो उसी बोतल से उसे होश पे वो लाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो होश में आती है तो वो तुरंत वहाँ से निकलकर भागते हुए नंदिनी के रूम में जाती है और नंदिनी को पूरी बात बताती है। नंदिनी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम शायद रात में थी इस वजह से डर गई हो। लेकिन कहीं ना कहीं नंदिनी को भी डर लगता था, क्योंकि उसने भी कई बार ऐसी आवाज़ें सुनी थी। अब उसकी फ्रेंड कहती है मैं तो अब यहाँ नहीं रुकना चाहती क्योंकि मुझे डर लग रहा है, तो मैं यहाँ से अपने घर जाऊँगी। तो नंदिनी कहती ठीक है तुम चली जाना। अब वो दूसरे दिन सुबह ही उसकी फ्रेंड चली जाती है। नंदिनी अब अकेली पड़ गई थी, क्योंकि पढ़ाई तो उसकी कंप्लीट होने वाली थी और अब शायद भैया उसकी शादी कर देते। पर भैया यहाँ रहते नहीं थे ज़्यादा, वो ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, कुछ दिनों के लिए घर आते थे। तो एक रात वो बाहर उसी झूले पर बैठे झूल रही थी और सोच रही थी अपनी भाभी माँ के बारे में। तभी उसे उसी खिड़की पर जैसे उसकी फ्रेंड को दिखा था वैसे ही उसको भी परछाई दिखती है। इससे पहले नंदिनी कभी भी उस झूले पर रात में बाहर नहीं बैठी थी। इस वक्त रात का 11 बज रहा था। जब उसने ये देखा तो एकदम से चौंक जाती है, उठती है और धीरे धीरे उस खिड़की के पास पहुंचती है। अचानक से बाहर से वो धक्का देती है तो खिड़की खुल जाती है।
जब खिड़की खुलती है तो वो देखती है खिड़की पर उसकी भाभी खड़ी है। वो एकदम से रोने लगती है, अरे भाभी आप यहाँ पर थी और हमें पता भी नहीं था। तो वो अंदर से रोते हुए कहती है कि ललिता मुझे बचा लो, मुझे इस कमरे से बाहर निकालो, क्योंकि मतलब इन्होंने मुझे यहाँ बंद करके रखा है। नंदिनी ये सुनते ही एकदम चिल्लाने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है और भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं तो वो इतना बोलती है तो नंदिनी भागते हुए अंदर कमरे की तरफ जाती है, कमरे का ताला खोलती है और जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है वहाँ कोई भी नहीं था। अब ये एकदम चौंक जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने भाभी को देखा था। वो पूरे रूम को चेक करती है, उसे अजीब अजीब सी स्मेल आ रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब। वो पूरे रूम को अच्छे से देखती है, वहाँ पर बेड था, बेड के जस्ट बगल में उनकी भाभी माँ का ड्रेसिंग रखा था, सिंगारदान। तो वो सिंगारदान बड़े गौर से देख रही थी, तभी अचानक से सिंगारदान को कोई पीछे से जैसे लग रहा था ठोक रहा है। तो ये देखती है इधर उधर तो उसे कुछ दिखता नहीं है, तभी आवाज़ आती है रोने की। अब ये रोने की आवाज़ जब इतनी तेज़ आ रही थी तो इधर उधर देखती है और कहती है, भाभी माँ क्या तुम ही हो, कहाँ पर हो, मुझे दिख नहीं रही हो। तो वो ड्रेसिंग हिल रहा था तो ये ड्रेसिंग को खिसकाती है और जैसे ही ड्रेसिंग खिसकाती है तो देखती है कि दीवार में कच्ची चुनाई थी, मतलब प्लास्टर नहीं था, ईंटों से ही दीवार बनी थी ड्रेसिंग के बराबर ही। अब ये सोचती है कि अब मैं क्या करूं, तो ये सोचती है अकेले तो मुझसे होगा नहीं और अगर मैं कुछ करूंगी तो ऊपर भाभी को पता चल जाएगा। तो ये तुरंत अपने भैया को फ़ोन करती है, क्योंकि भैया इनके ललिता को बहुत प्यार करते थे, पहले तो करते ही थे, तो वो मारना तो नहीं चाहते थे लेकिन वो भी परेशान थे कि क्या हुआ है। उसे जब फ़ोन किया जाता है तो उनका भाई दूसरे दिन ही आता है घर। नंदिनी उसे अकेले में पूरी बात बताती है तो उनके भाई को पहले तो विश्वास नहीं होता है, लेकिन नंदिनी जब कमरे में ले जाती है, वो दीवार दिखाती है तो उनके भैया तुरंत उस दीवार को तोड़ते हैं, खुद ही तोड़ते हैं। और जैसे ही दीवार तोड़ते हैं तो अंदर कंकाल मिलता है और वो साड़ी मिलती है जो ललिता लास्ट टाइम पहनी थी। वो देख करके नंदिनी तो फूट फूट कर रोने लगती है। सुरेश भी बहुत दुखी था, रो रहा था। उसे शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो प्रिया को बुलाता है, प्रिया लेकिन एकदम से चीखने चिल्लाने लगती है और कहती है कि इस औरत की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, इसलिए मैंने उसको ठिकाने लगा दिया। अब ये सुनते ही सुरेश एकदम से बौखला जाता है। वो पुलिस को फ़ोन करता है और प्रिया को पुलिस के हवाले कर देता है। नंदिनी आज खुश थी क्योंकि उसकी भाभी का पता चल गया था, उसका वो क्रियाकर्म अच्छे से कर पाती है। उसके पति सुरेश उसका क्रियाकर्म करते हैं और उसे मुक्ति मिल जाती है। दूसरे दिन सपने में नंदिनी के ललिता आती है। ललिता कहती है कि बेटा मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह चाहती थी और तुमने वो काम किया जो एक बच्चा करता है, तो तुम हमेशा खुश रहो और जब भी तुम मुझे याद करोगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो नंदिनी बताती है कि आज भी जब मैं अपनी भाभी को याद करती हूँ, जब कोई परेशानी होती है तो मुझे महसूस होता है कि वो परेशानी चुटकियों में हल हो जाती है, पर कौन करता है, ये मेरी भाभी ही करती होंगी। ये सोचते ही नंदिनी रोने लगती है। सुरेश भी अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रिया तो जेल में थी, सुरेश अब अकेला रह गया था। नंदिनी की भी शादी हो गई थी और नंदिनी अपनी ससुराल चली गई। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।